नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विजय ग्रोवर। मैं हरियाणा गवर्नमेंट में अंडर सेक्रेटरी हूं और हरियाणा सरकार सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ में मेरी पोस्टिंग है। मैं आप सब देशवासियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर रूबरू हो रहा हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ऑनरेबल लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान आदर्श नागरिक आचार संहिता के ऊपर सब देशवासियों से और कुछ संगठनों से उनकी राय मांगी है, ताकि इस विषय पर वो कानून निर्माण के बारे में अपनी राय कायम कर सकें और सरकार को जो ठीक समझें वो संतुतियाँ यानी हिदायतें दे सकें। इस विषय पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इस बारे में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कई जगह बहुत सारी बहसें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। कुछ पक्ष में बातें आ रही हैं, कुछ विपक्ष में आ रही हैं। कुछ पक्षों की तरफ से इसके ऊपर बड़ी नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। कुछ में आशंका आ रही है कि कुछ के नागरिक अधिकार ख़त्म हो जाएंगे, कुछ के धार्मिक आधार ख़त्म हो जाएंगे, कुछ के साथ इसमें नाइंसाफ़ी हो जाएगी, असमानता हो जाएगी। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो लोग बोल रहे हैं जिनको संविधान का और कानून का ज्ञान नहीं है, या वो जानबूझ के गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। ये जो लॉ कमीशन ने सरकार आम नागरिकों से और संगठनों से राय मांगी है, इसका प्रावधान 1950 में ही जब भारत का संविधान बना था उसी में दे दिया गया था। ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में ये लिखा गया है। आपको पता होगा, भारत के संविधान में 3 मुख्य चीज़ें हैं हमारे: फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ा है या कानून का कुछ का ज्ञान है, उनको चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान है। नहीं तो 10वीं तक जो भी हमारे बच्चे पढ़े हैं, किसी भी साइड से पढ़े हो, वो मोटे तौर पे इन चीज़ों को मानते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़, नीति निर्देशक के सिद्धांत में आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक प्रावधान दिया गया। ये क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़? ये एक तरह से एक वचन लिया है सरकार ने, राज्य ने अपने ऊपर, कि मैं इन चीज़ों की कोशिश करूँगा। इसके लिए कोई नागरिक, कोई संगठन सरकार के ऊपर दबाव नहीं दे सकता। न्यायालय इनको लागू नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स की कोई समस्या है, आप न्यायालय चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, और आपका जो राइट है, अधिकार है, वो न्यायालय बरकरार करता है, सरकार को आदेश दे देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा नहीं है। ये एक तरह से सरकार ने उस टाइम वचन ले लिया था अपने आप की, हम ज़रूर कोशिश करेंगे ऐसा करने की। अगर वो नहीं भी कर पाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें आर्टिकल 44 में ये लिखा गया था कि सरकार का यानी राज्य का यह प्रयास रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता संपूर्ण देश में संपूर्ण लोगों के लिए लागू की जाएगी। तो जो लॉ कमीशन ये पहल कर रहा है, यह सरकार विषय में सोच रही है, तो संविधान के प्रावधानों को लागू करने का ही तो प्रयास किया जा रहा है। इसमें तो नई चीज़ कोई है ही नहीं। तो गैर संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। जो कुछ संविधान में लिखा है वो गैर कानूनी कैसे हो सकता है? एक चीज़ और, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दे रखी है, यानी मौलिक कर्तव्य। और ये थोड़ी दुख की बात ये है कि मौलिक कर्तव्य बेशक हैं, हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि आप ये ड्यूटी निभाएं, अपना मौलिक कर्तव्य निभाएं। अब आप एक चीज़ देखिए, कहीं भी हमारी कोई ड्यूटी है, दफ्तर में, घर में, यदि हम ड्यूटी नहीं निभाते तो हमें किसी किस्म का दंड मिलता है। सरकारी कर्मचारी हैं, दंड मिलता है अपना काम ना करें। घर में, परिवार में बुरा होता है, हमारे बड़े हमें दंड देते हैं, या हमारे को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। परंतु ये एक अजीब बात यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो, इनको अगर आप नहीं भी निभाते तो कोई किसी किस्म का दंड न्यायालय आपको नहीं दे सकता, सरकार लागू नहीं कर सकती। तो ये भी उस टाइम देश आज़ाद हुआ था, हालात कुछ ऐसे थे, देश में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या थी, सामाजिक समस्याएं थी, गंभीरता थी, तो लोगों से अपेक्षा की जा रही थी कि फिर भी आप कोशिश करें कि इस तरह की ड्यूटी निभाएं। तो उसमें एक चीज़ ये लिखी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब जोड़ी गई, कि भारत के हर नागरिक का ये प्रयास रहेगा कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे, अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, और संपूर्ण जगह पे एक ऐसा प्रयास करे कि पूरे माहौल में, पूरे समाज और व्यवस्था में एक रूपता आ जाए, समानता की भावना आ जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। ये संविधान में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अगर ये चीज़ लॉ कमीशन अब देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देख रहा है, लोगों में फिजूल के भेद खत्म हो जाएं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, होगा नहीं होगा अभी नहीं पता, तो किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, किसी का कोई अधिकार नहीं छिनने वाला। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार किसी के भी नहीं खत्म होंगे, किसी संगठन के, किसी नागरिक के नहीं खत्म होंगे, किसी का कोई धार्मिक अधिकार नहीं खत्म होगा, वो अपने आप बरकरार है। ये कानून की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, मौलिक अधिकारों का जिक्र है।
मौलिक अधिकार जैसे नाम से पता मौलिक है, वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। हाँ, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रुकावट है, वो हमेशा से ही रहती हैं, वो लागू रहेगा वैसे का वैसे। पता नहीं अब लोग कैसे इसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं। आर्टिकल 29 से लेके 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है। अपने धर्म का प्रचार करे, प्रसार करे, धर्म को माने। किसी ने अपने धर्म के अनुसार अगर लगता है कि मेरे को ये विशेष किस्म के कपड़े पहनने हैं तो पहने, किसी धर्म स्थान में जाना है तो जाए, कोई किसी किस्म का व्रत त्यौहार रोज़ा व्रत रखना है तो ज़रूर रखे और त्यौहार मनाए। जैसे पहले सड़कों पे मना सकते थे जिस हिसाब से वैसे मनाए, घर के अंदर मनाना है घर के अंदर मनाए, बाहर मनाना है बाहर मनाए। कोई किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, इसमें कोई रोक नहीं लगने वाली। तो मन में किसी किस्म का वहम भ्रम या गलत फहमी या डर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ ऐसा कह रहे हैं वो अज्ञानतावश कह रहे हैं या जान के भ्रम फैलाने के प्रयास कर रहे हैं, या उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, उनके निहित स्वार्थ होंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पहली बार प्रयास किया है हमारे लॉ कमीशन ने। तो पहली बार लोगों से अपेक्षा की थी संविधान ने, सरकार ने, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। अच्छी बात है कि सरकार ने इसकी शुरुआत करी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखने का प्रयास करा है। एक चीज़ और देखिए, भारत देश में जो भी इस टाइम क्रिमिनल लॉज हैं, आपराधिक कानून है, वो सबके लिए बराबर है। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाला, अब तो कश्मीर भारत का संपूर्ण अंग बन गया, अंडमान में रहने वाला, लक्षद्वीप में रहने वाला, अगर कोई अपराध करता है तो आईपीसी देश का मुख्य कानून, आपराधिक कानून, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसके हिसाब से उसको दंड मिलता है। आपराधिकता की जितनी भावना है न्यायालय उसके हिसाब से उसको दंड दे देता है। प्रावधान है, बहुत ज़्यादा किसी ने यदि किसी की हत्या कर दी है, दफ़ा 302 लगती है, बहुत क्रूरतम हत्या में मृत्युदंड मिलता है, कम में आजीवन कारावास मिलता है। अगर उसमें आपराधिकता की भावना कम होगी तो 14 साल की सज़ा मिलेगी या कुछ और मिलेगी। ये हर एक के ऊपर लागू है। तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि यदि अपराध करने के लिए एक जैसा दंड मिलता है तो सिविल कानून एक जैसे क्यों नहीं? इसमें क्या समस्या है? कभी भी कोई नहीं कहता मैं इस धर्म का हूँ तो मुझे ये दंड दीजिए, वो उस धर्म का तो उसको वो दंड दीजिए, उसको कम दीजिए, मुझे ज़्यादा दीजिए, मुझे कम दीजिए, उसको ज़्यादा दीजिए। ऐसा तो देश में नहीं है ना। तो फिर सिविल कानूनों में एक समानता आ जाए तो क्या गलत है? तो ये बहुत अच्छी पहल हो रही है और हम सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। अब इसमें 2-3 बातें हैं, ये तो मैं सरकार से कहूँगा ही कहूँगा। कुछ इसमें मैं सहसम्मान कहना चाहूँगा। माइनॉरिटी क्लास है जो हमारा जो अल्पमत वर्ग है, उनके हृदय में ये है, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कृपया ऐसा ना करें। और यहाँ मैं फिर भी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बड़े दुख की बात है, माइनॉरिटी की बात करते कुछ करते हैं, ये इस टाइम का मुद्दा नहीं है, पर आपको जान के अचंभा होगा माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी निर्धारित करने के मापदंड क्या हैं। ऐसा कोई मापदंड, कोई जवाब सरकार के पास और माइनॉरिटी कमीशन के पास नहीं है। ये मैं एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर कह रहा हूँ, इसकी सूचना आरटीआई के माध्यम से मेरे पास पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। तो कितनी अजीब सी बात है। दूसरी बात कि अब इसको कैसे लागू करें, पूरे देश में लागू हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का इसमें कोई समस्या आ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है। मुख्यतः इसमें शामिल होगा कि विवाह कैसे होने हैं। आज 1955 में देश में जब आज़ादी हुई थी तो हिंदू कोड बिल लाया गया था, तत्कालीन सरकार लाई थी और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा कदम था। उससे पहले बहुत समस्याएं थी, जाति बिरादरियों में देश बटाई हुआ था, अपने अपने नियमों कानून के हिसाब से चल रहे थे, कोई कुछ विवाह कर रहा था, कोई एक कर रहा था, कोई दो कर रहा था। तो यदि हम इतिहास में जाएं तो हम देखें, प्रभु श्री राम के ज़माने में देखें, प्रभु श्री राम की 3 माताएं थीं, उनके पिता दशरथ जी की 3 रानियां थी, सबको पता है। श्री राम तो सबका बराबर आदत करते थे, परंतु श्री राम ने एक विवाह किया। हम द्वापर युग में आ जाते हैं, एक उदाहरण मिलता है कि द्रौपदी के 5 पति थे। पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी तो बहुत होती है, बहुपत्नीवाद, पर यहाँ बहुपतिवाद था। इसके अलावा मैंने तो कम से कम इतिहास में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। उसके अलावा अर्जुन ने और विवाह भी किए थे, औरों ने भी किए थे, परंतु वो भी हिंदू धर्म, हम इनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, यहाँ बातें करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी उनके पुत्र ने तो एक ही विवाह किया था। अर्जुन ने तो 2-3 विवाह किए थे, पर उनके पुत्र ने एक विवाह किया था। उनको वो ठीक लगा या उनके हालात से ठीक था। ये घटनाएं हमारे समाज में दर्ज हैं, उनको हम बहुत इज्जत से देते हैं, परंतु इन सब परंपराओं को अच्छी थी या बुरी थी, हमने आधुनिकता के हिसाब से चले और 1955 में सरकार ने कानून बना के
ये चीज़ें ख़त्म कर दी और एक पत्नी एक पति का विधान लागू कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट ला के। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन दे दिया कि यदि किसी के पर्सनल लॉ, किसी के बेहद निजी कोई नियम है, यदि उसमें ऐसा कोई प्रावधान है तो बहुपत्नी विवाह भी चल सकता है जाके। हो सकता है कई ट्राइबल्स में, जनजातियों में ऐसा हो रहा हो, ऐसा होता भी है जाके। तो परंतु ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी, उसके ऊपर भी सुधार हो जाएगा। परंतु माइनॉरिटी क्लास के ऊपर ये चीज़ें नहीं लगी। उस टाइम हालात कुछ ऐसे रहे होंगे, परंतु ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना जी। एक देश में रह रहे हैं तो क्या बुराई है, ये धर्म का कोई अभिन्न हिस्सा तो है ही नहीं है। मैं सहसम्मान कहना चाहूँगा, इसको गलत ना लिया जाए। किसी धर्म में यदि 4 विवाह की एक प्रावधान है कि 4 विवाह तक आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, परंतु 4 विवाह करने आवश्यक हैं। इन दोनों चीज़ों में तो फर्क हो गया ना। 4 विवाह करने अनिवार्य हैं और 4 विवाह तक आप कर सकते हैं, तो ये तो फिर फर्क हो गया ना। तो भाई ये अनिवार्यता है जो आपके धर्म की अब ज़रूर मानिए, सरकार दखल अंदाजी नहीं कर पाएगी, न्यायालय आपको पूरा संरक्षण देगा, पर ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी। अब आप इस चीज़ को एक चीज़ से देखिए, आप एक सड़क पे जा रहे हैं लिखा होता है स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर, आप 60 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हैं, उससे ऊपर चलाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा, आपको दंड मिलेगा। परंतु सड़क पे मान लीजिए बहुत भीड़ है, तो क्या आप 60 पे गाड़ी चलाएंगे? नेचुरली आपको 50 पे, 40 पे, 30 पे करनी पड़ेगी ना। हालात देख के आप क्या ये कहेंगे मैं तो 60 पे ही चलाऊंगा जी, चाहे जिससे मर्जी टक्कर होती जाए, आपका चालान होगा, आपको सजा हो जाएगी, आपको पुलिस जेल में भी बंद कर सकती है। तो यही चीज़ें तो यहाँ है। जब तक हालात ठीक थे, देश की आबादी कहाँ जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए जो चीज़ आप कर सकते हैं छूट है, पर अब हालात नहीं है तो उस चीज़ की छूट को कर्म करना पड़ेगा। अनिवार्यता जिन चीज़ों की है वो हमेशा बनी रहेंगी, उसमें आपका अधिकार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो मित्रों, इसमें 2-3 मुख्य बातें शामिल होंगी। विवाह कैसे हो, विवाह की उम्र क्या हो, पुरुष की उम्र क्या हो, महिला की उम्र यानी लड़के की उम्र क्या हो और लड़की की उम्र क्या हो। हम जानते हैं 21 साल और 18 साल सरकार ने निर्धारित कर रखी है। कुछ संगठनों में, कुछ वर्गों में इसका पालन नहीं किया जा रहा, सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही, व्यवस्था नहीं होंगी या सामाजिक कई इसमें सरोकार रहे होंगे। तो कानूनन एक उम्र तय कर दी जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाल विवाह सरकार ने पहले ही खत्म कर दिया। ये कुप्रथाएं थी, हिंदू समाज में खूब फैली थी, सरकार ने उनको हटा दिया और लगभग ये लागू है। कुछ जगह कुछ चल पा रहा होगा, परंतु लगभग इसका पालन हो रहा है। हिंदू समाज में तो अवश्य हो रहा है। 21 साल और 18 साल तो सबके लिए निर्धारित कर दी जाए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बच्चे इस चीज़ के लिए सक्षम तो हों, समझ तो पाएंगे विवाह क्या है, शरीर भी उनका समर्थ हो और मानसिक रूप से भी समझ में आ जाए, आके बच्चे भी होंगे, संतान पैदा होगी। बच्चा जब खुद ही बच्चा है, वो आके संतान को क्या समझ पाएगा, वो अपने बच्चे को क्या संभाल पाएगा, उसका दिमाग तो बच्चे वाला है। तो इसको एक समान उम्र इसकी हो जानी चाहिए। तलाक के नियम एक हो जाने चाहिए, एक ही आधार हो जाना चाहिए ना। शारीरिक है, मानसिक है, हिंदू लॉ में कई चीज़ें लिखी हैं, परंतु फिर से ऐसा मान कहूँगा हमारे जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी वर्ग है, मुसलमान वर्ग है, उसमें ऐसा नहीं है। मुख्यतः पुरुषों को इसकी छूट दे रखी है, महिलाओं को बहुत कम अधिकार है। मैं इसमें नहीं जाऊँगा, बहुत कुछ है, ये मेरा मुद्दा भी नहीं है, पर एक समान इसमें लागू हो जाना चाहिए। यदि देश का हर नागरिक समान है तो समान है, उनको भी मिलना चाहिए। सरकार ने ट्रिपल तलाक पहले ही ख़त्म कर दिया है कानून बना के, बड़ी अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हो जानी चाहिए। शारीरिक, मानसिक या कोई भी और आधार हो, एक ही आधार रखना चाहिए, तलाक। ये चीज़ें हैं। और संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, इसमें एक मुद्दा ये भी आएगा जाके। ज़्यादातर क्या है, हमारे हिंदू समाज की मैं यदि बात करूं तो जो एक पैतृक संपत्ति थी वो 2005 तक क्या थी, सिर्फ पुत्रों को मिलती थी। जो पुत्र थे या पूर्व संबंधी थे, सरकार ने उसमें परिवर्तन किया और पुत्रियां या जो स्त्रियां हैं एक हद तक, कुछ एक डिग्री तक वो भी इसकी हकदार बन गई हैं कानूनी रूप से। हाँ, किसी व्यक्ति ने कोई स्वयं अर्जित संपत्ति की है, वो अपने पुत्र को दे, पुत्री को दे, किसी को ना दे, उसकी इच्छा है, उसके ऊपर कोई कानूनी दावा नहीं कर सकता। पैतृक संपत्ति के रूप में भी एक ही तरह का कानून बन जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि इसको विस्तृत रूप से माननीय लॉ कमीशन ने देखना है। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे और गुजारिश करूँगा सबसे कि आप जब भी लॉ कमीशन को ये अपने विचार दें तो इस बारे में कहें कि संपत्ति का अधिकार देना बिल्कुल ठीक है। पैतृक संपत्ति का अधिकार में ये देखें कि लड़कियों की शादी बाहर हो जाती है, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, पर मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके में जाके बात कर रहा हूँ, यथार्थ तरीके में जा रहा हूँ। संपत्ति बाहर जाएगी, करेगी, तो जिम्मेवारी तो आप ससुराल में निभा रही हैं, बहुत अच्छी बात है।
सास ससुर की माँ बाप की तरह सेवा कीजिए। यहाँ जा रही हैं, अपने माँ बाप की सेवा इस तरह से तो नहीं कर पाएंगी, तो पैतृक संपत्ति संकल्प कैसे ले पाएंगी आप? इस बारे में थोड़ा सोचें कि कम से कम अपना कर्तव्य तो निभाएं। अधिकार तो तभी मिलना ठीक रहेगा ना, बाकी जैसे हमारे लिए लॉ कमीशन ठीक समझे जाके। एक ये चीज़, और एक सबसे बड़ी बात मैं इसमें बोलूँगा और देखूँगा, ये शायद इसका मुख्य मुद्दा ना हो, बढ़ती हुई जनसंख्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, एक समान संहिता आ रही है, पर हमारी जनसंख्या जब इस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, देश में कोई भी व्यवस्था कायम नहीं रहेगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। हम चीन को पछाड़ के दुनिया के नंबर 1 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र बन, हर जगह भीड़ है। सरकार पूर्णतः प्रयास कर रही है, दिल से प्रयास कर रही है, विकास के साधन बढ़ाई जा रही हैं, पर साधनों पे बोझ कितना बढ़ता जा रहा है। एक दिन ये सारे प्राकृतिक साधन खत्म हो जाएंगे। हम किसी भी तरह प्राकृतिक साधन ज़मीन से दोहन कर लें, नए बना लें, आर्टिफिशियल मीन्स बना लें, पर ज़मीन तो वही की वही रहेगी ना। ज़मीन तो हमारे पास उतनी है ना जो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। आबादी कितनी थी? 30, 40, 45 करोड़, 50 करोड़, मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है। आज कितनी है? 130 से 140 करोड़। इन 70 सालों में हमारी जनसंख्या 3 गुने से ज़्यादा बढ़ गई है, ज़मीन तो नहीं बढ़ी ना। आप 10-15 साल पहले के हालात उठा के देखिए, सड़कों पे कितनी भीड़ थी और अब कितनी है। कितनी खाली जगह थी, वहाँ मकान बन गए हैं, जाके वहाँ दुकानें बन गई हैं, पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। तो जनसंख्या रोकिए, हमारा कोई भी कानून किसी के लायक नहीं रहेगा। कोई भी कानून समाज में, राष्ट्र में व्यवस्था कायम करने के लिए आता है। जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, अव्यवस्थित बन जाएगी, कोई भी किसी किस्म की व्यवस्था रह ही नहीं पाएगी। तो मैं लॉ कमीशन से, मैं तो जनता से मुखातिब हूँ, यदि ये मेरा वीडियो किसी तरीके से माननीय लॉ कमीशन और सरकार तक पहुँच जाता है, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, कृपया इस विषय पर अवश्य सोचिए। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, कोई कानून लाने के बारे में बहुत गंभीरता से सोचिए और लाइए। मैं इस बारे में सरकार को पहले भी कई बार गुजारिश कर चुका हूँ, लॉ कमीशन को भी ये चीज़ पहले भेज चुका हूँ, अभी तक कोई ध्यान नहीं दे पाया। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल करी है, और मैं बड़ी खुशी से आपको ये बात बताऊँ कि मैंने जो सरकार से गुजारिशें की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई प्रावधान उसमें लागू किए। 2 बच्चों से ज़्यादा यदि किसी के बच्चे कोई पैदा करेगा एक निश्चित तिथि के बाद, तो उसकी कुछ सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। यदि सरकारी कर्मचारी है तो उसकी सेवा में पदोन्नति पर फर्क पड़ेगा, उसकी वेतन वृद्धि में फर्क पड़ेगा। कोई गैर सरकारी कर्मचारी है, उसकी कुछ सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, और जो वो सहूलियत मिलती थी वो बंद कर दी जाएंगी। इन चीज़ों की हमारे को बहुत ज़रूरत है। जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? मक्खियों की तरह बिन बनाते रह जाएंगे, सारे साधन हमारे बेकार साबित हो जाएंगे। इस बारे में भी बहुत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि जनसंख्या कानून यदि आ गया तो किसी खास वर्ग का नुकसान हो जाएगा, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन पे हमला किया जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है। धार्मिक स्वतंत्रता जो कानून में लिखी है, ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि इतने बच्चे आपने पैदा करने ही करने हैं, इतने ज़रूर करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से माननीय लॉ कमीशन देखे, बहुत समझदार और ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसको निपटा लेंगे। सरकार में भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसको बहुत गंभीरता से सोचें, नहीं तो उसका बड़ा भयंकर परिणाम हमारे को भविष्य में झेलना पड़ेगा। ना पीने का पानी बचेगा, शुद्ध हवा वैसे ही नहीं है, साधन हमारे ख़त्म हो जाएंगे, सड़कों पे चलने की जगह नहीं बचेगी, घरों में रहने की जगह नहीं बचेगी, हर जगह इमारतें बनती जाएंगी। खेती क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे हम जाके? घनत्व इतना बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से मक्खियों की तरह टकराते रहेंगे। तो कृपया इस बारे में सोचिए। और जो लोग नहीं मानते हैं, दंडात्मक प्रभाव तो उसके लिए फिर लाने ही पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ सादर, और मेरा यदि ये वीडियो सरकार और माननीय लॉ कमीशन तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत अच्छा उद्देश्य है कि समानता आ जाए, समरसता आ जाए, सघनता आ जाए, भेद खत्म हो जाए। और एक चीज़ देखिए, यदि देश की 80% आबादी का एक वर्ग आपस में अगर बटा रहेगा, भेद में रहेगा, संघर्ष में रहेगा, तो क्या एकता आ पाएगी? अगर 80% आबादी, जिसको हम हिंदू कहते हैं, वैसे तो हिंदू शब्द कोई है ही नहीं, कभी बाद में बात करेंगे, सनातन है, ये तो हम खुद मूर्ख बन गए हैं। आक्रांताओं ने हमारे को पीट पीट के सनातनियों से हिंदू नाम दे दिया, कुछ समझ के हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया, और आज तो हम हिंदू हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, यहाँ पे एक समुद्र उठ गया है, मेरे को आप सोच समझ के बताइए, आप अपने शहरों में रहे हैं, कहीं पूरे देश में घूमे हैं, क्या आपने किसी मंदिर का नाम हिंदू मंदिर देखा लिखा हुआ आज तक?
सोच के बताइए, देखिए हर जगह सनातन धर्म मंदिर देखा होगा, क्योंकि सनातन है, सदा चलने वाला, ना कभी प्रारंभ हुआ ना कभी खत्म हुआ, किसी को पता ही नहीं है। हिंदू नाम तो आक्रांताओं ने ही दिया था ना जी हमारे को। सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस कह दिया, अरबों ने हिंदू कह दिया, सा को बोल नहीं पाते थे, हाँ हिंदू, हिंदू के जगह रहने वाला हिंदुस्तान बना दिया, स्थान बिगड़ बिगड़ के स्थान बन गया हिंदुस्तान, और जो हिंदुस्तान में रहने वाले बन गए हिंदुस्तानी है, जो मूल रूप से हिंदू। तो यदि ये हिंदुस्तान है तो मूल रूप में रहने वाले हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू शब्द कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो एक भौगोलिकता को दिखाता है ना जी। तो जो रह रहा है वो हिंदू ही है। अब एक अजीब बात यह है, देखिए एक थोड़ा सा मैं विचलन करूंगा जाके। मुसलमान कहते हैं जो देशभक्त भी हैं कि जी हम हिंदुस्तानी हैं, देश के लिए जान भी दे देंगे, शहीद भी हुए हैं, पर हिंदू नहीं। कमाल है। ईसाई भी यही कहते हैं, हिंदुस्तानी अब हिंदू नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। इसको कृपया अलग ना दें, विस्तार से कभी आपसे मुखातिब होऊंगा इस बारे में, मैं बात आ जाता हूँ फिर इसमें। यदि 80% का वर्ग, लगभग 78-80% जिनको हम हिंदू कहते हैं, वो हैं सनातनी बिगड़ा हुआ रूप है। यदि उसमें फ्रिक्शन और फ्रैक्शन, संघर्ष भी रहेगा और बंटवारा रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा? समाज में समरसता या एक रूपता कैसे आ पाएगी? हम जातियों में इतनी बुरी तरह से बटे हुए हैं, हम एक रह ही नहीं पाएंगे। हर जाति अलग हिसाब से बात करती है, कोई जनरल है, कोई SC A है, कोई SC B है, कोई SC, कोई ST है, कोई BC A है, कोई BC B है, कोई OBC है। निर्धारण के बड़ी अजीब तरीके हैं। मेरी जब ये बात समझ में ही नहीं आई कि हम सब इंसान ही तो पैदा हुए हैं। अब एक चीज़ और देखिए, मैं आप बात करना चाहूँगा कि जाति की बात करते हैं, आप सामान्य जाति के हैं, आप अनुसूचित जाति के हैं, आप पिछड़े वर्ग के हैं, वहाँ पिछड़ी जाति नहीं बोलते, बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, बैकवर्ड कास्ट नहीं बोलते, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, और कई राज्यों में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, उसके बदले शेड्यूल्ड कास्ट पार्ट 2 बोल देते हैं, जैसे हमारे हरियाणा राज्य में है। यानी कि अनुसूचित जाति। अब जाति, सामान्य जाति, ये जाति शब्द क्या होता है? आपने कभी ध्यान दिया? जाति शब्द प्रजाति का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है, बिगड़ बिगड़ के बन गया प्रजाति से जाति। प्रजाति मीन्स प्रजनन, यानी पैदा होना। कोई कैसे पैदा होता है? बिगड़ बिगड़ के हमने जाति बना दिया, यानी जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, वैसे जाति। आपने कभी ध्यान दिया है? अक्सर ध्यान दिया होगा, अक्सर हम खुद बोल भी जाते हैं, लिख भी लेते हैं, इतिहास में सुनते हैं, असल वार्तालाप में बोलते हैं कि अमुक अमुक चीज़ पूरी मानव जाति के लिए बड़ी लाभदायक है। बिजली ने पूरी मानव जाति का बहुत भला किया है, पेट्रोल डीजल की खोज ने मानव जाति का भला किया, एटॉमिक एनर्जी ने मानव जाति का भला किया है। वैज्ञानिक आए या वो कोई महान संत आए, वो पूरी मानव जाति के थे। तो हम बोलते हैं जाट जाति के थे, पंजाबी जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे, राजपूत जाति के थे, कुमार जाति के थे, नहीं बोलते ना, मानव जाति के। तो फिर वहाँ जाति मानव कैसे बन गई? ह्यूमन काइंड, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन काइंड। दीज सेंट्स आर ब्लेसिंग फॉर इंटायर ह्यूमन काइंड। इंटायर ह्यूमन काइंड में तो पूरे संसार के लोग आ गए, अमेरिका के भी आ गए, पाकिस्तान के भी आ गए, ऑस्ट्रेलिया के भी आ गए, और तंजानिया के भी आ गए। फिर जाति का परिभाषा और परिणाम क्यों बदल जाता है हमारे लिए? अब इसको कास्ट के हिसाब से देखें, जो अंग्रेजी में CASTE कास्ट कहाँ से आया? स्पेनिश और पोर्तुगीज कास्टा शब्द से आ गया बिगड़ बिगड़ के। और उसका भी अगर अंग्रेजी मतलब देखें तो रेस और ब्रीड निकलता है। ब्रीड का मतलब है पैदा करना, यानी जो जैसा पैदा हुआ। तो जाति का मतलब है जैसे किसी का प्रजनन हुआ, जैसे पैदा हुआ। जैसे मैं मानव, क्षमा कीजिएगा, तो जाति का मतलब जैसे मैं पैदा हुआ हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं मानव हूँ, तो मानव जाति हैं। हम सब जो दुनिया में इंसान है वो मानव जाति है, इंसान है। कुत्ता कुत्ते की जाति है, शेर शेर की जाति है, मच्छर मच्छर की, मछली मछली की, हाथी हाथी की। तो हम इंसान हैं। अब जाति कैसे अलग होगी, मेरे को तो समझ में नहीं आता। ये किन महानुभावों ने इतिहास को और तथ्यों को तोड़ मरोड़ के कर दिया? या तो महाअज्ञानी हैं ऐसे लोग, या उनके बहुत ज़्यादा निहित स्वार्थ हैं, बांटना ही चाहते हैं समाज को। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये हिंदू समाज में बहुत गहरा बढ़ गया। गहरा इसलिए बढ़ गया, विदेशी आक्रांता आए थे, मूलतः सनातनी थे, हिंदू थे, बांटना ज़रूरी था। कुछ विभेद तो थे ही, उन्होंने अपने मतलब के लिए, अपने मर्जी के लिए विभेदों को गहरा कर दिया, और हम मूर्ख बन के बढ़ते चले गए, और इतना ज़्यादा गहरा बढ़ गए कि आज ये एक कलंक बन गया है, और ये देश को तोड़ने और समाज को तोड़ने की चीज़ बन गई है। विभेद हर जगह है, अमेरिका में भी होंगे, इंग्लैंड में भी होंगे, किसी और तरीके से होंगे, पर जाति नहीं है। हाँ,
हमारे यहाँ आप प्राचीन काल में जाइए, वैदिक काल में जाइए, वर्ण व्यवस्था जरूर थी। विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, सोशल स्टडीज़ में 10वीं तक हर बच्चे ने पढ़ा होगा, आपने सबने, हमने ने पढ़ा होगा, 4 वर्ण सबने पढ़े होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कैसे बने थे? कर्म के आधार पर बने थे। गीता में भी तो यही कहा है ना, जन्म कर्म के आधार पर होता है। जिन श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं और भगवत गीता का सप्ताह तो हर जगह मनाया जा रहा है और कहते हैं कि ये तो सुस्थापित सत्य है, ये ऐसी घटना हुई थी, महाभारत हुई थी तो गीता भी जरूर होगी। तो कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है ना, तो कर्मों के आधार पर मिलता है, तो जाति कैसे बांट ली हमने उठा के? और फिर वो जो वर्ण व्यवस्था थी पूर्णतः वैज्ञानिक थी, कर्मों के आधार पर थी। ब्राह्मण कौन थे उस टाइम? जिनका काम अध्ययन अध्यापन था, राजाओं के सलाहकार हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, वशिष्ठ थे, ब्राह्मण थे, काम ऐसा था। क्षत्रिय कौन थे? क्षत्रिय जो क्षेत्र को संभालते थे, सीधा सा ना क्षेत्र, यानी जो रक्षा करते थे, सैनिक थे, कानून व्यवस्था के लिए काम करते थे। वैश्य थे जो व्यापार करते थे। शूद्र कौन थे? जो आज हम कह देते हैं कि इन सबका काम चलाते थे, जो आज हम मेनियल क्लास ले सकते हैं, सह सम्मान कह रहा हूँ, जो थोड़ा मजदूर का, मिस्त्री का काम कर लेते हैं, मोची का काम कर लेते हैं, उनकी काम की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बाद क्या था, उस व्यवस्था में ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ प्रोफेशन बहुत कम था। जो जैसे व्यवसाय में आता था, वो परिवार, वो बच्चा उसी हिसाब से चलता था। धीरे धीरे पकती चलेगी, पकती चलेगी और पक्की चली होगी, जाति बन गई। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, समझ जाएंगे। आज हम कहते हैं लोहार है, इसको कई बीसी बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास है। लोहार क्या है? लोहकार, जो लोह का काम करता था, लोह का कार बिगड़ बिगड़ के लोहकार बन गया। स्वर्णकार बिगड़ बिगड़ के सोनार बन गया, स्वर्ण की कारीगरी करता था, स्वर्णकार बन गया जाकर। चर्मकार, जो चर्मे का काम, चर्म का यानी चमड़े का काम करते थे, बिगड़ बिगड़ के चमार बन गया जाकर। लो जी, जाति बन गई। बताओ इसमें क्या जाति आ गई है? इसमें क्या चीज़ आ गई है? ऐसे प्रोफेशन बेस्ड है सारा का सारा, इसमें क्या बुराई आ गई? क्यों हम पागल बन रहे हैं ऐसे उठा के? जनरल क्या है, एससी क्या है, बीसी क्या है? और स्कूलों में हम क्या पढ़ाते हैं, किताबों में क्या पढ़ते हैं, वैसे क्या सुनते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। हटा दो भाई इस चीज़ को। फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं? जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल की किताबों में इधर से जाति पढ़ाई जा रही है, उधर से ये पढ़ाया जा रहा है। भाई एक चीज़ हटा दो ना फिर दोनों में से, काहे लगा रखी है दोनों चीज़ें? तो टोटल विरोधाभासी, बच्चा तो कन्फ्यूज हो जाएगा जाके। और एक अजीब सी बात, जब मैंने सरकार से इस बारे में कुछ जानना चाहा, मुझे विशेष कुछ पता नहीं लगा, और स्कूल की किताबों में भी लिखा है कि जाति व्यवस्था पहले कर्म प्रधान थी, बाद में धर्म प्रधान होगी, बिगड़ती चलेगी। यदि आपको पता ही है तो हटाइए ना, प्रयास तो कीजिए ना इसके बारे में। तो सरकार से इस बारे में पूछा गया कि जी जाति व्यवस्था देश में कब आई, कब फैली, कैसे फैली, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आरटीआई के आधार पे बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे डॉक्यूमेंट मैं दे दूंगा। वो कह रहे जी 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें जाति शब्द पहली बार लिखा पाया गया, यानी सरकारी आधार पर कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सह सम्मान बोलूँगा, मैंने सरकार से पूछा आरटीआई में, ये बताइए भाई ये दलित क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, पता तो चले। तो सरकार का जवाब आया जी ना तो ये कहीं संविधान में लिखा हुआ, ना देश के किसी कानून में लिखा हुआ। और देखिए क्या सामाजिक आधार पे कितनी उथल पुथल मची रहती है, कितना विभेद मचा रहता है, और कई बार देश में शांति व्यवस्था भी भंग हो जाती है और कितना बुरा हाल हो जाता है, लोग मर जाते हैं। दलित क्या किसी को पता ही नहीं है। और इसका शाब्दिक अर्थ लें तो दलित हुआ जिसको दला जाता है, जो बहुत जिसके ऊपर अन्याय किया जाता है। तो अन्याय तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो ये क्या किया जा रहा है? एससी रिकॉग्निशन है, बीसी की रिकॉग्निशन है, पर दलित तो कुछ है ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या चीज़ हो रही है? जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, ये क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप इस चीज़ की? माइनॉरिटी आपको पता नहीं है क्या होती है? माइनॉरिटी कमीशन है इस देश में। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर इसमें सोचिए, दलित शब्द की परिभाषा नहीं है, दलित क्या होता है, दलित निर्धारित करने का तरीका क्या है, कुछ पता ही नहीं है। ये क्या है? जब सरकार से पूछा जी एससी निर्धारित करना है, कभी चलिए एससी है, कैसे निर्धारित करेंगे? मेरे को एक वहाँ से जवाब आया कि जी एक्सट्रीम सोशल और एजुकेशनल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़, यानी बड़ी घोर आर्थिक सामाजिक विसंगति। अब एक चीज़ देखिए, घोर क्या होती है? घोर क्या होती है, इसकी कोई परिभाषा है? कुछ नहीं पूछा। बीसी का पूछा, उन्होंने भी लगभग ऐसा ही जवाब दे दिया। अब एक चीज़ देखिए कि कोई ऐसी जेंटलमैन है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेता है, किसी ज़िले का ज़िलाधीश, डीसी, डीएम कुछ भी बन जाता है, ठीक है। उनका दफ्तर में एक क्लर्क या स्टेनो है, वो मान लीजिए बीसी है, बैकवर्ड क्लास है, डीसी साहब एससी हैं,
और उनके दफ्तर के बाहर जो चपरासी जो सेवादार पीएन बैठा है वो सामान्य जाति का है, कोई भी है। डीसी साहब को पानी पिलाता है, दिल से काम करता है, फाइल लेने जाता है जाके। डीसी साहब हमेशा ही ऐसे माने जाएंगे और ये माने जाएंगे कि इनके साथ कोई समस्या है, इनके बच्चों को चिरकाल तक रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता चला जाएगा। हाँ, बीसी हैं जो डीसी साहब के साथ उनके क्लर्क हैं या स्टेनो हैं, जब तक क्लर्क या स्टेनो रहेंगे उनकी तनख्वाह कम रहेगी, उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा, नौकरी में आने तक भी मिलेगा, पदोन्नति में नहीं मिलेगा। डीसी साहब को मिलेगा आगे, पदोन्नति होने तक मिलेगा, उनके बच्चों को स्कूल में भी रिजर्वेशन मिलेगा और मिलता चला जाएगा। डीसी साहब चाहे कल को कमिश्नर बन जाएँ या बहुत बड़े सेक्रेटरी बन जाएँ, उनके पीए या जो स्टेनो हैं जिस दिन वो सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, तनख्वाह बढ़ जाएगी, रिजर्वेशन का लाभ खत्म हो जाएगा। पर जो बाहर जेंटलमैन, सामान्य जाति का बंदा, चपरासी बैठा है, उसको कोई किसी किस्म का रिजर्वेशन नहीं है। अब आप देखिए ये क्या चीज़ है। एक राज्य के मुख्यमंत्री अगर बन जाएं, यदि उनको साथ एससी लिखा गया, हमेशा ही उनको एक विशेष तरह का दर्जा मिलता चला जाएगा। मुख्यमंत्री से ज़्यादा अधिकार किसके पास है? यदि कोई देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज मिल जाएं, तब भी वही है। ये क्या बात है? सरकारी नौकरी में घुसते हुए एक विशेष प्रावधान है, रिजर्वेशन है, चलिए दे दीजिए समस्या। और जब सरकारी नौकरी में आ गया, सबके बराबर हो गया ना जी। पदोन्नति में किस चीज़ का आरक्षण? बराबर चलने दीजिए ना। बीसी को भी आपने रिजर्वेशन दे दिया एंट्री के टाइम, ठीक है दे दिया, उनको फिर पदोन्नति में क्यों नहीं दे देते? नौकरी में एंट्री के टाइम दोनों रिजर्वेशन लेकर आए। बीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल्कुल बंद, क्योंकि वो आता ही इतना काबिल बन गया कि अब अपने आप चल पाएगा। तो एससी भाई भी तो चल पाएगा ना ऊपर, जनरल तो कभी भी नहीं चल पाएगा। ये क्या चीज़ है? राज्य का मुख्यमंत्री बनने पे, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने पे भी किस चीज़ का एससी, किस चीज़ का दलित, और जो एक चपरासी है वो किस चीज़ का दलित? आप एक चीज़, छोटी सी बात बताइए मेरे को, छोटी सी बात बताइए। मैं भी एक श्रेणी एक का अधिकारी हूँ, मेरा बच्चा है, कल को बाहर किसी के साथ कोई समस्या हो जाए, किसी के साथ समस्या हो जाए मेरे बच्चे की, और जिसके साथ समस्या हो जाए वो किसी बहुत बड़े अधिकारी का बेटा है, मान लो कि बच्चों में कोई समस्या हो जाती है, आप बताइए कानून को कौन अपनी तरीके से ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाएगा? नेचुरली वरिष्ठ अधिकारी, मैं नहीं कर पाऊँगा, या कोई और छोटा बेचारा रिक्शे वाला है, उसके ऊपर सारे हावी हो जाएंगे, चाहे वो सामान्य जाति का हो। तो ये क्या चीज़ें, ये किस चीज़ का बंटवारा है? इसको ख़त्म कीजिए। ये टोटल का टोटल आर्टिफिशियल और मैन मेड है। स्कूल में पढ़ाते हैं कि ये कर्म प्रधान थी जी, बाद में धर्म के आधार पर हो गई जी, कर्म के आधार पर हो गई जी, धर्म, ये ख़त्म कीजिए ना। फिर जाति जन्म के आधार पर होगी तो स्कूल में पढ़ा क्या रहे हैं? क्राइटेरिया आपके पास कुछ है ही नहीं है। जब इनसे पूछा कि भाई एक्सट्रीम की डेफिनेशन तो बता दो, किस चीज़ को मानोगे कि भाई घोर आर्थिक असमानता क्या है, घोर सामाजिक असमानता क्या है, घोर समस्या क्या है? तो कोई कुछ नहीं बता पा रहा, कहते जी बस यही लिखा है। और सबसे बड़ी बात है, चलिए एससी को कैसे शामिल किया जाता है? एक 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मेरे को बताया गया कि उसके आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति जी संविधान के बंदों के आधार पर आदेश निकालते हैं। सन 1950 में भी निकाला था। उसमें जिस जाति को एससी लिख दिया जाए वो एससी रहेगी। और आपको मैं एक मजाक की बात बताता हूँ, उस ऑर्डर में कई चीज़ें ऐसी लिखी हैं जी, किसी विशेष राज्य में रहने वाली, किसी विशेष जिले में रहने वाली जाति एक एससी जाति होगी। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का एक बिलासपुर जिला जो अब छत्तीसगढ़ में आ गया, वहाँ से एक अधोलिया जाति है जिसको 1950 के ऑर्डर में लिखा है कि बिलासपुर जिले में अधोलिया नाम की एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट है, वो शेड्यूल्ड कास्ट कहलाएगी। अब जिसके साथ जो टैग जुड़ गया, जो जाति जन्म से जुड़ गई, जो हमारे यहाँ प्रावधान है भारत देश में, वो है। अब मान लीजिए वो अधोलिया जाति का बच्चा तरक्की कर जाता है, पढ़ लेता है अच्छी तरीके से, बिलासपुर छोड़ के भोपाल में सेटल हो जाता है, दुकान कर लेता है, छोटी सी नौकरी कर लेता है, जाति नहीं बदली, ज़िला बदल गया, तो क्या आप उसको संरक्षण देंगे? वैसे ही नहीं देंगे। वो दिल्ली आ गया तो, हरियाणा में कहीं बस गया तो, ये कितनी अजीब बात है। 1950 में व्यवस्था रही होगी, पर अब तो हालात बदल गए। बच्चे हमारे बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, आप अभी तो किसी में बैठे हो। एक जाति दाहित या दहात थी, अजीब बात है, दमोह सब डिवीज़न, सागर जिले का मध्य प्रदेश, वहाँ पे रहने वाली कोई जाति रही होगी, उसको हम मानते हैं जी एससी है। अगर उस जाति का कोई बंदा हरियाणा में, पंजाब में या दिल्ली में आके स्थापित हो जाता, जाति तो वही रही ना, क्या वो एससी का बेनिफिट मांगेगा? आप दे दोगे?
हरियाणा सरकार तो कहेगी यार हमारे यहाँ तो ये चीज़ होती नहीं है, हम कैसे दे दें आपको। 2016 में समस्या हुई हरियाणा में, हमारे कोई जाट वर्ग के मित्र थे, भाई थे, वो कह रहे जी हमें बीसी बनाइए, जो उन्होंने आधार दिया, जो मर्जी दिया, ठीक है, देना नहीं देना सरकार ने कोई व्यवस्था बना दी। मेरे को एक बात बताइए, उत्तर भारत में जाट जाति है, बहुत वीर हैं, देशभक्त हैं, मेहनती हैं, और हरियाणा में तो पदकों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का नाम कमाया ना, वो जाट जाति के हमारे बच्चों ने बहुत कमाया, पूरे देश का नाम रोशन किया, और मुझे खुशी है मैं हरियाणा राज्य से देश की बहुत इज्जत बनाई है। कोई जाट जाति का व्यक्ति किसी तरीके से मणिपुर में सेटल हो जाता है जाके, जाट तो रहेगा ना, वहाँ कहेगा जी मैं हरियाणा में बीसी हूँ, मेरे को बीसी मानो, वो कहेंगे अरे हमें तो पता ही नहीं है, ये तो उत्तर भारत की चीज़ है, जाति तो वही रही ना, वर्ग तो वही रहा ना, तो उनको तो पता ही नहीं है। हो गया ना आर्टिफिशियल काम, मैन मेड काम। अभी पीछे कुछ ही टाइम पहले मणिपुर में कुकी और मैतेई की समस्या थी, हमारे को जनजाति बनाई है, मैतेई में ईसाई भी हैं और हिंदू भी हैं, बताइए क्या अंतर रहेगा जाके। मान लीजिए वो किसी कारणवश हरियाणा में आके स्थापित हो जाते हैं, परमानेंट नागरिक बन जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, कोई फौजी है, लास्ट पोस्टिंग अम्बाला में है, वो कहता है मैं तो जी हरियाणा में बस जाऊँगा, वहाँ होता तो मैं एसटी होता, हरियाणा सरकार को कहेगा मेरे को दर्जा दो, हरियाणा सरकार कहेगी ये मैतेई कुकी होता क्या भाई, हमें तो पता ही नहीं, जाति वही रही, राज्य से बाहर निकल गया, दर्जा खत्म हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है, बनाई हुई हैं, निहित स्वार्थों के कारण हम इसको चला रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करा। जब तक हम आपस में बटे रहेंगे तो देश में एकरूपता कैसे आएगी, सामान्य नागरिक संहिता क्या करेगी। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, इनसे कुछ नहीं होगा। लॉ कमीशन रिकमेंडेशन दे देगा, सरकार शायद कानून बना देगी, समाज वैसे का वैसा ही रहेगा, और सबसे बड़ा वर्ग सनातनी या हिंदू वर्ग अगर आपस में बटा रहा, आने वाले समय में देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर देगी। समस्याएं आ गई हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका फ़ायदा उठाएंगी, जैसे उठाया आक्रांताओं ने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया, दो को भिड़ा दिया आपस में, तू ऊंचा तू नीचा, तेरे को जुल्म ढा रहा है, तेरा साथ दें, ये करें वो करें। जातिगत जनगणना अंग्रेज़ों ने ही तो शुरू करी थी, हम क्यों कर रहे हैं इसको लागू अभी तक, फेंक क्यों नहीं देती इसको बाहर उठा के, क्या कर रहे हैं हम लोग ये जाके। तो इस चीज़ को बंद कर दीजिए, जाति व्यवस्था को ही कानून बना के ख़त्म कर दीजिए। मुझे क्या बताया गया कि जी ये जो एससी है, इनके साथ जो घोर अन्याय हुआ है वो बहुत पुरानी अनटचेबिलिटी की समस्या थी, छुआछूत की समस्या थी, रही होगी, ज़रूर रही होगी, अन्याय रहे हैं, तो छुआछूत तो सरकार ने ख़त्म कर दी ना जी। सती प्रथा को भी तो बंद कर दिया था ना कानून बना के। तो जाति व्यवस्था को ही ख़त्म कर दो जब कोई आधार नहीं है। ये मरा हुआ सांप कहे गले में डाल के घूम रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ मरा हुआ सांप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग विभेद लेकर पैदा होते हैं, दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, दोस्तों की तरह पढ़ते हैं, अच्छी बात है, घर में आते जाते हैं, 10वीं तक पहुंचते हैं, एक को पता लगता है मैं एससी हूँ, दूसरे को पता लगता है बीसी हूँ, तीसरे को पता लगता है मैं जनरल हूँ, भेद पैदा शुरू हो जाते हैं। नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, बहुत अच्छे हैं, एक को कुछ ज़्यादा लाभ हो जाता है, एक को कम होता है, एक को बिल्कुल नहीं होता, भेद पैदा हो जाता है। तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तीनों ही ठीक हैं, तो ये क्या। पहले लोग अपनी जाति छुपा लेते थे, नहीं मैं नीची जाति ना कहलाऊँ, लोग नीची दृष्टि से देखेंगे। आज कहते हैं नहीं जी मेरे को ये दर्जा दो, क्यों, विशेष लाभ मिल जाएंगे, कम मेहनत करके लाभ मिल जाएगा, कारण सिर्फ आर्थिक है, लाभ पाने का रह गया। तो ये चीज़ खत्म कर दीजिए, ये चीज़ नहीं होगी। आप जो मर्जी कोड ले आइए, रिकमेंडेशन नाम की चीज़ आती रहेगी, खेल चलता रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी ये चीज़। किसी के घर जाना, लंच कर लेना, डिनर कर लेना, गले लगा लेना, ये क्या चीज़ है। मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ, बड़ा मज़ेदार उदाहरण हूँ, इसका तोड़ो तो मेरे को बताइएगा। वास्तविक बात, अभी 1-2 साल पहले ही वसीम रिजवी साहब का एक बहुत बड़ा एपिसोड उठा था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए और सम्मानित कुरान शरीफ की कुछ आयतों के ऊपर उन्होंने आपत्ति उठाई कि जी इनको हटाइए, इससे समस्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, ख़त्म, उनका वर्ग उनके खिलाफ हो गया। किन्हीं कारणवश वो हिंदू धर्म में शामिल हो गए, उनका नाम रखा गया जितेंद्र त्यागी। इसको वेरीफाई किया जा सकता है, नेट पे कंटेंट्स पढ़े, झूठ नहीं होगा। अब जितेंद्र नाम तो दे दिया, त्यागी सर नेम कैसे दे दिया, आर्बिट्रेरीली दे दिया ना। अब त्यागी क्या है मेरे को विशिष्ट रूप से पता नहीं, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये लगभग ब्राह्मणों के समान है। और उनका किसी का कहना था जी ये तो सैयद थे, सैयद मुसलमानों में बहुत सर्वश्रेष्ठ जाति है, तो कम से कम ब्राह्मण बनाइए। ये क्या तरीका होगा। जो व्यक्ति पैदाइशी मुसलमान है, प्रजनन जन्म जाति हिंदू नहीं हुई, आपने उसको त्यागी बना दिया,
खन्ना भी बना सकते थे, मलिक भी बना सकते थे, ग्रोवर भी बना सकते थे, गोयल भी बना सकते थे। तो मन चाहो है ना सारा काम। तो फिर इसमें जाति नाम की क्या चीज़ है, जन्म का क्या गुण आ गया। तो मुझे बना दीजिए ना फिर ब्राह्मण, मुझे 80 बना दीजिए, मैं भी लाभ ले लूँगा या ऊंचा कहलाऊंगा, मुझे तो नहीं। धर्म कन्वर्शन हो सकता है, कानून पूरा अधिकार देता है, आप धर्म बदल सकते हैं, धर्म अपना सकते हैं। धर्म बदलेंगे आपका नाम भी बदल जाएगा, आपके साथ कोई ना कोई सरनेम या गोत्र आ जाएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, ऊंचा आएगा, नीचा आएगा, बात की बात है। तो ये आर्बिट्रेरी नहीं है, मनगढ़ंत चीज़ नहीं है। बाहर का आदमी आके बाहर का आदमी आके हिंदू धर्म की कोई भी गोत्र को अपना लेता है, इसको दे दिया जाता है। तो हिंदू धर्म में आपस में परिवर्तन क्यों नहीं होता। बाहर से अंदर घुसना आसान है या अंदर से ऊपर नीचे जाना आसान है, ये क्या भेदभाव डाल रखा है। आप एक चीज़ और देखिए, कल्पना कीजिए कल को व्लादिमीर पुतिन साहब या जो बाइडन अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति हैं, वो दिल से कहते हैं जी हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, दोनों ईसाई हैं, अलग अलग एथनिसिटी हैं, क्या है मुझे नहीं पता उनमें क्या विभेद है। आप क्या किस जाति में शामिल करेंगे उनको, राम कुमार, श्याम कुमार, विजय कुमार, कोई भी नाम दे देंगे, खन्ना, ग्रोवर क्या लगाएंगे, मलिक क्या लगाएंगे, गोयल क्या लगाएंगे, चौहान क्या लगाएंगे, उनके साथ कुछ तो लगाएंगे। तो जो मनगढ़ंत होगा वो लगा देंगे। तो कहाँ रही जाति आपकी, कहाँ रही। ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत चीज़ें हैं, इसका ख़त्म कर दीजिए। इसका ना कोई वैज्ञानिक आधार है ना सामाजिक अधिकार है। मैंने इस विषय में एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी, ये आपको दिखा देता हूँ, ओवर पास टू, ये कक्षा 7वीं की किताब है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। इसमें कुछ चैप्टर मैंने पढ़े जब मैं इस विषय पर काम कर रहा था। इसमें देखा कि जी जाति व्यवस्था बदल सकती है। चैप्टर का जिक्र है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, आप देख देंगे कि जी ब्राह्मण था, उसने अपने राजा को हटा दिया, राज्य स्थापित कर लिया, क्षत्रिय बन गया, जाति बदल गई। किसी विशेष ने कोई हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ कर लिया, उसकी जाति बदल गई। और पंडित जो पुरोहित थे उन्होंने यज्ञ करवा दिया। तो मैंने एनसीईआरटी से पूछा जी ये जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं हिरण्यगर्भा यज्ञ करके जाति व्यवस्था बदल जाती है, वर्ण बदल जाता है, इसका आधार क्या है, कहाँ से लिया आपने जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा जान के एनसीईआरटी ने कहा हमारे पास ऐसा कोई भी साधन, कोई सूचना हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, यानी जिसमें वो चाह छाप दिया था और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जवाब आया एनसीईआरटी का, लिखा है जी ब्राह्मणों ने, प्रीस्ट ने लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया, बाकी जाति बटी गई। तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा है ब्राह्मणों ने बांटा, वो पुस्तक, वो चीज़ मेरे को बताओ, वो वेद बताओ। जवाब आ गया हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी आरटीआई की सूचनाएं छाप दूंगा, देख लीजिएगा। क्या मनगढ़ंत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। एनसीईआरटी के ऊपर कोर्ट केस किया जा सकता है इस चीज़ के लिए। आप बिना आधार की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जब पूछें आधार का है क्यों कह रहे हैं हमारे पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मनगढ़ंत चीज़ें सारी की सारी, इससे बाहर निकली। विभेद थे, वैज्ञानिक थे, आवश्यक थे, आक्रांताओं ने, विदेशियों ने बांटा, पक्का कर दिया और हम मूर्ख बन गए। तो इसको बंद कर दीजिए, जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी कभी भी नहीं आएगी। तो मैं ये सरकार से ये गुजारिश करूँगा, जाति व्यवस्था लॉ कमीशन से गुजारिश करूँगा, यदि मेरा ये वीडियो उन तक पहुँचाता है किसी तरीके से, मैं तो अपने देशवासियों से रूबरू हो रहा हूँ, तो कृपया इस विषय में ज़रूर सोचिए। कैंसर की जड़ हटाइए, दवाइयाँ छोटी छोटी देते रहेंगे, कैंसर पड़ा रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। फ्रिक्शन एंड फ्रैक्शन, विभेद और अंतर दोनों ही पड़े रहेंगे। मैंने कई बार सरकार से बहुत प्रार्थना करी, संसद से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, माननीय उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, अपने राज्य सरकारों से, पर कहीं से कोई सकारात्मक चेंज नहीं हुआ। तो अब माननीय लॉ कमीशन तक यदि मेरी बात पहुँचे तो मैं प्रार्थना करता हूँ इस विषय में सोचें, जाति व्यवस्था नाम की चीज़ खत्म करते हैं। बिल्कुल मनगढ़ंत है, आर्बिट्रेरी है, इसका कोई आधार ही नहीं है। बार बार प्रार्थनाएं करी हैं, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहते हैं दलितों पे जुल्म ढा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं कहता हूँ सरकार इसको ख़त्म तो कीजिए, ये है ही आर्बिट्रेरी, मनगढ़ंत काम है। जब देश में जाति नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी, ना कोई ऊंचा रहेगा ना कोई नीचा रहेगा, एकदम नहीं ख़त्म होगी। यदि आज इस चीज़ को ख़त्म भी कर दिया जाए ना, ये बद्दा बनाया जो इन्फेक्शन वाला खून हमारे अंदर घूम रहा है, ये धीरे धीरे साफ़ होने में वक्त लगेगा। 2 से 3 पीढ़ियों बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हम लोग जा चुके होंगे, हमारे बच्चे पैदा, उनको पता है कोई अच्छी जाति है, कोई बुरी है, कोई ऊंची है, कोई नीची है। मेरे, आज मैं 50 साल का हूँ, मेरा बेटा 25 साल का है, मेरे पोते के जब आगे बच्चे होंगे, इस पीढ़ी के लोग आएंगे, ना कोई जाति समझने वाला होगा, ना होगा। इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, देश में एकरूपता आ जाएगी। प्रयास आज ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ गहन होती चली जाएगी। इसको हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसका कोई आधार नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए, जो जाति व्यवस्था को बहुत मानते हैं,
बहुत बड़ा मानते हैं ये। मान लीजिए किसी पंडित जी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो किसी के हाथ का पानी नहीं पीते, मैं दलित का नहीं पीऊँगा, ये नहीं पीऊँगा, वो नहीं करूँगा, और उनको कोई ऐसी जेंटलमैन खून दे के बचा लेता है। बाद में डॉक्टर कहता है भाई इसने आपको खून दिया, वो कहता है हुजूर मैं तो आपके गली में ना झाड़ू मार दूँ। पंडित जी अपना खून बाहर निकाल के फेंक देंगे क्या? जान दे देंगे अपनी? क्या नॉनसेंस बातें, क्या बेवकूफ़ाना हरकतें हैं सारी की सारी। क्यों उनको छोटा बनाते हो? हमारे ही जैसे हैं, बहुत फ्रिक्शन हुई हैं, धर्मांतरण इसी कारण से हो रहे हैं। एक हो जाए, मैं धर्मांतरण पे नहीं बोल रहा हूँ। एक चीज़ और, इस चीज़ को यदि माननीय लॉ कमीशन ठीक समझे और लागू करे, सरकार को कहे और सरकार लागू करे, कुछ समय के लिए एसटीज़ को छोड़ दिया जाए, इसमें शामिल ना किया जाए, एससीज़ को कर दिया जाए, जो ट्राइबल्स हैं, जनजाति हैं, उनका सामाजिक ढांचा बहुत विभेद भरा है, बहुत गहन है, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत जटिलताएं हैं, उनके व्यवहार बहुत अलग हैं। समस्या पैदा हो जाएंगी जाके। नॉर्थ ईस्ट में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में बीच में है। और हाँ, ये कुछ समय के लिए ट्रांजिएंट हो, ये कुछ समय के लिए रख दिया जाए, एक ट्रांजिएंट पीरियड हो, उसके बाद 3 या 4 साल बाद इसको रिव्यू करें और धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए। संस्कृति के नाम पे बनाए रखें करें, इसको छोड़ दिया जाए। आप अपनी संस्कृति घर में रखिए, खाना खाना खाइए, कपड़े पहनना पहन लीजिए, विवाह के तरीके एक होंगे, घर में जिस देवी की पूजा करनी कीजिए, हो सकता है वो आपके इलाके की देवी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको सरकार अलग दृष्टि से नहीं देखेगी, समाज अलग दृष्टि से नहीं देखेगा। आपने दूसरी शादी में शादी करनी कर ली, नहीं करना मत करिए, पर सरकार इस चीज़ को नहीं रिकॉग्नाइज करेगी आके। ये चीज़ तब खत्म होगी, नहीं तो ये बढ़ती चल जाएगी। रोज़ लोग आते हैं, हमारी जाति को एससी बना दीजिए, हमारे वर्ग को बीसी बना दीजिए। अभी मध्य प्रदेश में 2-3 दिन पहले क्या हुआ, मैं कहना नहीं चाहूँगा, किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति पर एक उच्च वर्ग के व्यक्ति द्वारा मूत्र विसर्जन किया गया। सरकार ने बहुत कड़ा एक्शन लिया। जब ना कोई ऊंचा रहेगा नीचा रहेगा, चीज़ें ही खत्म हो जाएंगी, दिल में भावना ही नहीं रहेगी जाके, तो ये चीज़ खत्म कर दीजिए। और एक चीज़ और बताऊँ, कितना मनगढ़ंत काम है। इसको यह ना लीजिए कि मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं तो जाति के खिलाफ। सिविल नौकरियों में रिजर्वेशन है, और आपको पता है एनडीए में रिजर्वेशन नहीं है, जहाँ सेना के अधिकारी तैनात किए जाते हैं जिन पर देश की रक्षा का भार है। सेना, नौसेना, वायुसेना, सारी की सारी भर्ती मेरिट बेस पे होती है। कोई भी आता है मेरिट बेस पे भर्ती हो जाता है, वहाँ क्यों नहीं रिजर्वेशन लागू करते? सामाजिक न्याय दीजिए ना, आर्थिक न्याय दीजिए ना, ये क्या बात है? भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, देश की परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा आयोग, इसरो, अंतरिक्ष आयोग, सारी की सारी भर्तियाँ मेरिट बेस्ड है, वहाँ दे दीजिए ना आरक्षण। क्यों नहीं देते? क्यों? योग्यता की जरूरत है, तो योग्यता की जरूरत हर जगह है, तो आप विभेद ही खत्म कर दीजिए ना। अच्छे बुरे का विभेद ही नहीं रहेगा, किसी को पता ही नहीं होगा मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। अनटचेबिलिटी भी तो खत्म कीजिए ना, तो ये भी खत्म कर दीजिए। सती प्रथा खत्म की थी ना, तो ये भी खत्म कर दीजिए। दहेज व्यवस्था खत्म की थी ना, ये भी खत्म कर दीजिए। आपको बताऊं, अमेरिका में जब जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति बने थे, वहाँ दास प्रथा थी। वो निम्न वर्ग से आते थे, उन्होंने दासों के लिए रिजर्वेशन नहीं लिया, उन्होंने दास प्रथा ही खत्म कर दिया। आज अमेरिका क्या है, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? इसलिए मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ, सरकार से प्रार्थना कीजिए, लॉ कमीशन से प्रार्थना कीजिए कि जाति व्यवस्था ख़त्म कर दीजिए, देश में कानून लाइए, देश की संसद में जब इस बारे में बहस हो टीवी पे दिखाइए, जनता के प्रभुत्व वर्ग में वहाँ पे बुलाइए, जाति व्यवस्था के लाभ क्या कोई बताए और जाति व्यवस्था के नुकसान क्या हैं दिन में बताने वाले बैठे रहें। इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, समाज में भीड़ फैलता जा रहा है, चीज़ बढ़ती जा रही है, हम लोग बटे रहेंगे और विदेशी शक्तियाँ, राष्ट्र विरोधी तत्व इसका लाभ उठाएंगे, आपस में बट जाएंगे। 1 मिनट के अंदर लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं, भावनाएं भड़काना बहुत आसान है। तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना कोई जाति रहेगी, ना कोई ऊंची जाति का रहेगा, ना नीची जाति रहेगा, सब मानव रहेंगे। मानव अधिकार आयोग बनाइए, एससी कमीशन, पीसी कमीशन, ये सब खत्म हो जाएंगे, ना ये चीज़ रहेगी ना कुछ रहेगा। ये आर्टिफिशियल बीमारियाँ ख़त्म कर दीजिए, ये बिल्कुल बीमारी है। आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पुराने ज़माने की बात है, सौदागर जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, रात को एक सराय थी वहाँ पे रुक जाया करते थे, अपने ऊँट बांध देते थे, खाना पीना खाते थे, खूंटे से ऊँट बांध देते, सुबह अपना सामान लाद के चल पड़ते थे। एक बार कुछ सौदागरों का दल आया, 10 ऊँट थे और उनके पास 9 रस्सियाँ थी, एक ऊँट की बांधने की रस्सी नहीं थी। बड़े परेशान हो गए कि रात को ऊँट भाग जाएगा। तो सराय का मालिक हमेशा से ही देख रहा था, उन्होंने कहा भाई साहब सो जाइए, ऊँट कहीं नहीं जाएगा। कह रहे इतना महंगा ऊँट है, हम आगे जाएंगे कैसे, लाखों रुपए का है।
तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, रस्सी है क्या? रस्सी भी नहीं है, फिर भी नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि अब बाकी 9 ऊँटों को रस्सी बांधो। उन्होंने ऊँटों के गले में रस्सी बांधी, ठोक दी, कर दी, ऊँट बैठ गए। उसको भी बिठा दिया। अब रस्सी तो थी नहीं 10वें ऊँट के लिए। उन्होंने उसके गले के ऊपर ऐसे हाथ डाला, ऐसे डाला कि जैसे रस्सी बांध रहे हैं, गले के पास ऐसे कसा जैसे रस्सी का फंदा कस रहे हैं, ऊँट को दिखाते हुए ठोक दिया रस्सी को, जैसे ठोक दिया। और कमाल की बात है, ऊँट वहीं बैठा रहा। 10 के 10 ऊँट थे। सुबह जैसे ऊँटों की रस्सी खोली, उठ गया। उन्होंने सोचा यार बिना रस्सी के बैठा, ऊँट उठा नहीं। तो मालिक ने कहा महाराज रस्सी तो खोलो। रस्सी बांधी कहाँ थी? क्या जैसे बांधी थी वैसे ही खोल दो। अच्छा, कहते मानसिक प्रभाव है जी ऊँट के ऊपर भी ये। तो ऐसे ही हाथ घुमाया, ठूटा ठोला, ऊँट खड़ गया। तो ये जाति नाम की चीज़ आर्टिफिशियली पड़ी हुई है हमारे अंदर। ये मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे पड़ गया है। इट्स ए डेड अल्बाट्रॉस हैंगिंग अराउंड आवर नेक। इसको 1 मिनट में उखाड़ा फेंकिए। आंखें खोलें, दिमाग खोलें, ना जाति है ना कुछ है, इंसान बने, इंसान रहें। नहीं तो देश का भला बिल्कुल नहीं होगा। बटे रहेंगे, जितने मर्जी कानून आ जाएं, जितने मर्जी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, जितना मर्जी कुछ आ जाए, जब आपराधिक कानून एक है तो सामाजिक व्यवस्था एक कैसे नहीं है? खत्म कर दीजिए इसको। ऐसे लॉ खत्म हो जाएंगे, सब भाई भाई और मित्रों की तरह रहेंगे, देश में सघनता आएगी, समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं तो ऐसा ही रहेगा, शायद हालात इससे बदतर खड़े हो जाएंगे। तो देशवासियों, आपसे अपील करता हूँ, अगर माननीय लॉ कमीशन को आपने अपने व्यूज़ भेज दिए हैं तो दोबारा भेज दीजिए। जिन्होंने नहीं भेजे इस आधार पर भेज दीजिए। और माननीय लॉ कमीशन और मेरी सरकार, यदि आप तक मेरी आवाज़ किस तरह पहुँच जाती है तो मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से सोचिए। यदि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, सरकार में, लॉ कमीशन में, मुझे बुला लीजिए, मैं रूबरू आपसे बात कर लूँगा इस बारे में। सारे तथ्य मेरे पास पड़े हैं, रिकॉर्ड पड़ा है, RTI में पड़ा है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इस सब का जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन लिंक में आ जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।